क्या हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए? क्या नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी कोई इसका हल है? नी रिप्लेसमेंट के बाद मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होगी? और इसमें मुझे क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज पेशेंट अवेयरनेस सीरीज़ के एक और मौजू को हम डिस्कस करेंगे और वो है नी रिप्लेसमेंट और उससे मुतल्लिक़ा सवालात। मेरे पास बहुत से मरीज़ इस सवाल के साथ आते हैं कि क्या हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए? क्या नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी कोई इसका हल है? नी रिप्लेसमेंट के बाद मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होगी? और इसमें मुझे क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? आज इन तमाम सवालों के जवाब हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि नी रिप्लेसमेंट बुनियादी तौर पे एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के घिस जाने के मर्ज़ का इलाज है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। ज़्यादातर उन्हीं मरीज़ों को तजवीज़ किया जाता है जिनमें बाकी तरीका इलाज जो है वो काम नहीं कर रहे। मैं बहुत ही मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि नी आर्थराइटिस का जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, वज़न का अपनी एक आइडियल रेंज के अंदर आना, दर्द वाली अद्वियात, कुछ फ़िज़ियोथेरेपी, इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर किसी शख्स को, किसी मरीज़ को अलामात हों तो फिर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की तरफ उसको ले जाया जाता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर दूँ कि नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हर मरीज़ के लिए नहीं होता। इसमें सबसे ज़रूरी रोल है वो है पेशेंट सिलेक्शन का। पेशेंट का दर्द का सोर्स क्या है और उसको नी रिप्लेसमेंट करके किस तरह एड्रेस किया जाता है, सर्जन का काम है। और वो इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को इस तरह इस्तेमाल करता है कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल हो सके। मेरे पास बहुत से मरीज़ पाकिस्तान में बिलखसूस इस खौफ के साथ आते हैं कि हमने घुटने का ऑपरेशन, ख़ास तौर पे जोड़ों की तब्दीली नहीं करवानी। हमने सुना है कि इस ऑपरेशन के बाद भी दर्द ना सिर्फ होता रहता है बल्कि कुछ ज़्यादा हो जाता है, इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है और इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसका मुख्तसर जवाब उन्हें यही देता हूँ कि ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन फॉर द राइट इंडिकेशंस विद राइट सर्जन एंड राइट एनवायरनमेंट किया जाए तो ये एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। और इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है वो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बल्कि ये एक फैक्टर्स का मजमू है जिसके अंदर मरीज़ बज़ाते ख़ुद एक बहुत अहम रोल अदा करता है। क्योंकि ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको ऑपरेशन उनका बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया है, उसके अंदर कोई इम्प्लांट का इशू भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार रहते हैं और जिसकी बुनियादी वजह उनकी पोस्ट ऑपरेटिव फ़िज़ियोथेरेपी या उनके पोस्ट ऑपरेटिव होने वाली एक्सरसाइज़ का ना करना है। और इस तरह के और बहुत से अवामिल हैं जो कि नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस में अपना रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो मरीज़ मुझे कॉमनली क्वेश्चंस करते हैं, आई एम श्योर कि आम जनरल पब्लिक के अंदर भी यही क्वेश्चंस लोगों के जहनों में होते हैं। लोग कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? जब हम दर्द वाली दवाई खा के अपना दर्द जो है उसका इलाज कर सकते हैं तो फिर इतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो देखिए, पेन किलर्स चाहे वो किसी भी किस्म की हों, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उनको हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में रखा हुआ है। उन तमाम पेन किलर्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर उन्हें एक मुख्तसर से मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो तब तो वो फ़ायदा देती हैं, लेकिन एक ख़ास मुद्दत के बाद वो ना सिर्फ अपनी अफादियत, अपना जो एफिकेसी है वो खो बैठती हैं, बल्कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जो हैं वो सामने आने लग जाते हैं। जिसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेशन या वर्स्ट केसेस के अंदर गैस्ट्रिक अल्सरेशन, उसके अलावा किडनी फेलियर्स का जो प्रॉब्लम है वो पेश आता है। किडनीज़ के जो डॉक्टर हज़रात हैं यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट, वो अक्सर इस चीज़ का गिला करते हुए नज़र आते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मरीज़ों को बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करवाते हैं और बिलाखिर उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं और वो हमारे लिए मरीज़ जो हैं कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स की सूरत में हमें मिलते हैं। तो मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगा कि
इसमें बहुत ज़्यादा रोल ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो कम्युनिकेशन है, जो उसकी कन्विंसिंग है, उसका भी है कि वो मरीज़ को इन तमाम होने वाले पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट से आगाह करे और उन्हें बताएं कि इन चीज़ों को आप एक मुख्तसर से वक्त पे अर्ली स्टेज ऑफ द डिज़ीज़ में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और ये आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान पहुँचाती हैं। इसके साथ साथ अगला अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि जी हम अपने जोड़ों में टीके लगवा लेंगे, टीकों से हमारा दर्द बेहतर हो जाएगा और फिर हमें दोबारा नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये भी एक मिथ है। जोड़ों के अंदर लगने वाले मेजॉरिटी ऑफ द इंजेक्शंस जो हैं, अक्सरियती टीके, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट के अंदर बैन होते जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं ज़िक्र करता चलूँ जो लुब्रिकेंट इंजेक्शंस थे उनका, या फिर कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन हम लगाते थे। स्टीरॉयड्स के टीकों का किसी हद तक कुछ रोल है, लेकिन वो भी एक एक्यूट फेज़ के अंदर टाइम बाइंग यानी कि थोड़े से वक्त को गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और सवाल लोग मुझे पूछते हैं कि जी अगर हम कुछ वर्जिशें करें या फ़िज़ियोथेरेपी करें तो क्या तब भी हमें नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी? तो एक्सरसाइज या फ़िज़ियोथेरेपी तो हमें हमारे लाइफस्टाइल का वैसे ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एक्टिव हज़रात हैं, ख़वातीन व हज़रात हैं, उनके अंदर होने वाले जिस्म में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स की शरह बहुत कम है। जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या लोग जो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उनके अंदर सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स के जो मुतल्लिका मसाइल हैं वो भी इनका हिस्सा हैं। जोड़ों के दर्द का मरीज़ जितना ज़्यादा एक्टिव और मोबाइल स्टेट में रहता है, उसके जोड़ उतने ही ज़्यादा देर उसका साथ देते हैं। हाँ, अगर किसी मरीज़ को अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज आ गई है जिसमें वो बिल्कुल ही चलने फिरने से कासिर हो गया, तो फिर उसके लिए इलाज जो है वो एक डिफरेंट लाइन के ऊपर है। लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर इंसान को चाहिए कि वो जिस हद तक चल सकता है या जिस हद तक एक्टिव रह सकता है वो रहे। अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि जो इम्प्लांट हमारे जिस्म में डाला जा रहा है उसकी उम्र क्या है? तो उसका जवाब ये है कि औसतन तो ये 15 साल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की जो सिलेक्शन है वो ठीक हो, उसमें कोई सर्जन का कोई फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, इम्प्लांट रिलेटेड कोई फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, और उसके साथ साथ किस एनवायरनमेंट में आपका नी ऑपरेशन किया गया है वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और आखिर में लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे ख्याल से जो मुझे कहनी चाहिए वो ऑपरेशन के बाद होने वाली फ़िज़ियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज़ हैं, जो कि इस चीज़ का तयन करती हैं कि मरीज़ के घुटने के अंदर कितनी रवानी या उसकी कितनी रेंज ऑफ मूवमेंट आएगी और वो कितना कंफर्टेबली अपनी बाकी के जो आने वाले दिन हैं उनमें रह सकेगा। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस वजह से भी घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनका ख़्याल है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। अगरचे कुछ मार्केट के अंदर इस किस्म की बातें भी अब चल रही हैं कि कुछ ऐसे मखसूस नी इम्प्लांट्स आ गए हैं जो इंसान को इतना ज़्यादा फ्लेक्शन या बेंड दे देंगे कि वो बाआसानी ज़मीन पे सजदे की हालत में या अत्ताहियात में बैठ सकते हैं। तो ये एक मिथ है। इसका वाज़ेह जवाब ये है कि ऑपरेशन के बाद किसी भी मरीज़ का घुटना किस हद तक मुड़ेगा, इसका दारोमदार सबसे ज़्यादा इस बात पे होता है कि वो ऑपरेशन से पहले अपना घुटना कितना मोड़ रहा है। हम उसको एक हद तक तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑपरेशन से पहले भी एक्सरसाइजेज़ या फ़िज़ियोथेरेपीज़ जो है उनका एक बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये ना सिर्फ मसल्स की टोन को बल्कि उसके साथ साथ नी के इर्द गिर्द मौजूद पट्ठों के अंदर जो लचक है उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। आजकल मैं काफ़ी ऐसे मरीज़ भी देख रहा हूँ जिनका कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन किया गया, किसी वजह से वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, और वो ऐसे मरीज़ जो हैं वो अब ना तो उनका सर्जरी के ऊपर कोई एतमाद रहा है और ना ही वो इस तरीक़ा इलाज को बहुत कामयाब समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी ऑपरेशन की जो कामयाबी है वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और 1 से 3% तक रिस्क रहता है कॉम्प्लिकेशंस का। लेकिन अगर इस ऑपरेशन को एक अच्छे अंदाज में किया जाए, पेशेंट की सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर हो, सर्जरी करने वाला जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, इम्प्लांट्स जो हैं वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इम्प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, जिनकी जो रेटिंग्स जिसको हम ओडेप रेटिंग कहते हैं वो मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में
उनका ऑपरेशन किया जा रहा है वो साफ़ सुथरी जगह हो, उसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के तमाम मेजर्स लिए गए हों, तो ये एक कामयाब ऑपरेशन है। बहुत से लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें जोड़ जो है वो मुकम्मल तब्दील करवाना चाहिए या फिर आधे जोड़ से भी हमारा गुजारा हो सकता है, या फिर इसका इसी सवाल को मुझसे एक बड़े मुख्तलिफ एंगल में किया गया कि जब मेरा जोड़ बदलना ही है तो क्यों ना मेरा मुकम्मल जोड़ बदल दिया जाए, मुझे आधा जोड़ बदलने का मशवरा क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब ये है कि एक मरीज़ को आधे घुटने यानी कि हाफ़ नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसका तयन न सिर्फ मरीज़ बल्कि उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ और अगर कोई इसको बीमारियां हैं उन पे, बल्कि इसके साथ साथ ऑपरेशन के वक़्त उसके घुटने की क्या हालत है, उसमें कितने हिस्सों के अंदर आर्थराइटिस फैल चुका है, उस पे होता है। जिस शख्स के अंदर हाफ़ नी की ज़रूरत हो उसमें हाफ़ नी ही किया जाना चाहिए। हाफ़ नी एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है और इसके ऊपर भी हम एक आने वाले दिनों में एक वीडियो इंशाल्लाह जो है वो रिलीज़ करेंगे। लेकिन एक मरीज़ जिसको कि हाफ़ नी की ज़रूरत है उसमें टोटल नी करना, या इसके ऑपोजिट किसी मरीज़ को टोटल नी की ज़रूरत है उसमें हाफ़ नी का करना है, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए जिस मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही उसका ऑपरेशन होना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद भी हमें पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस ऑपरेशन के कितने दिन बाद हम अपने आप को नॉर्मल फ़ील करना शुरू करेंगे। तो इसका आसान जवाब ये है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद शुरू के कुछ दिन मरीज़ के कुछ तकलीफ़ में गुजरते हैं जिसको कि मुख्तलिफ दर्द वाली अद्वियात से मैनेज किया जाता है, लेकिन चंद हफ़्तों के अंदर, जो कि एवरेज हमने 4 से 6 हफ़्तों का एक लैंडमार्क सेट किया हुआ है, उसके अंदर हम एक तवक्को करते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ अपने आपको बेहतर फ़ील करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो बग़ैर किसी सहारे के चलना फिरना भी शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर सीढ़ियाँ चढ़ना या कमोड का इस्तेमाल, या फिर जो लोग वॉकिंग वगैरह लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन मरीज़ को जो असल फ़ायदा फ़ील होता है वो तकरीबन 3 से 6 माह के बाद होता है, क्योंकि जो भी इम्प्लांट जिस्म के अंदर डाला जाता है बॉडी उनको पहले एक्सेप्ट करती है, उसके मुताबिक अपने आप को थोड़ी सी ढालती है, अपने अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो लाती है, और जब ये सब कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं फिर ही मरीज़ इस ऑपरेशन के असल फ़ायदे को जो है वो फ़ील कर सकता है। अगर आपको या आपके जाने वाले में से किसी को घुटनों के या जोड़ों के दर्द का मसला है तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता कीजिए ताकि इनका बर वक्त जो इलाज है वो किया जा सके। ऐसे मसाइल को देर तक छोड़ देना या ये समझना कि सिर्फ दर्द वाली अद्वियात ही इसका हल है, ये कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है, और ये फ़ैसला आपको हमेशा अपने डॉक्टर के साथ एक बाहम कंसल्टेशन के बाद ही करना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। शुक्रिया।